गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए देखते हैं आज 13 अक्टूबर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्या है जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे 21 डेज़ का चैलेंज जो हम डेली फॉलो कर रहे हैं। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपके पास क्या होना ज़रूरी है, एक रूटीन, एक टाइम टेबल। तो उसी के लिए हमने यहाँ पे शुरू किया है 21 डेज़ का चैलेंज। आपको यहाँ पे सिंपली ये 5 टास्क फॉलो करना है डेली मिनिमम 21 डेज़ तक, क्योंकि इसको फॉलो करने में बस 1% ही सफल होते हैं। तो हमें उस 1% में आना है। आपको सिंपली ये 5 टास्क फॉलो करना है और ख़ुद को ईमानदारी से नंबर देना है। देखिए, अब आप इस एज ग्रुप में आ गए हैं और आप इस पोजीशन पे आ गए हैं जहाँ पे आपको खुद से ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। आपको कोई भी बताने, समझाने या फिर ये कहने नहीं आएगा कि आप अपने आप में ईमानदारी बरतिए। तो इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल ईमानदारी से यहाँ पे कमेंट में आपको नंबर लिखना है कि आज मुझे 5 नंबर मिला, 4 नंबर मिला, 3 नंबर मिला। अगर आप कमेंट करोगे तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि मेरा 3 नंबर था कल, मुझे आज अपना नंबर इम्प्रूव करना है। तो ये होता है कमेंट करने से फ़ायदा कि मुझे अपना नंबर इम्प्रूव करना है एट एनी रेट। तो आपको ये फॉलो करना है मिनिमम 21 डेज़ तक। फिर आप में इतना ज़्यादा बदलाव आ जाएगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने की स्थिति में पहुंच जाओगे। तो फॉलो करिएगा और नंबर बताइएगा कमेंट करके। तो देखते हैं आज का कोटेशन क्या है जो हम हर वीडियो में देखते हैं। ये कोटेशन दोस्तों हमें एक अच्छा इंसान बनने में मदद करता है। समय और भाग्य पर कभी घमंड न करें, क्योंकि दोनों बदले जा सकते हैं। यहाँ पे बात हो रही है समय और भाग्य की। ये चीज़ें ऐसी हैं जो समय के साथ परिवर्तित होती ही रहती हैं। अगर आज अच्छी हैं तो कल बुरी हो सकती हैं। आज अगर बुरी हैं तो कल पक्का है अच्छी होंगी, क्योंकि इनका चेंज होना ही नेचर है। तो कभी भी हमें ऐसी परिस्थिति में अपने आप को बहुत ज़्यादा उदास नहीं करना है या फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर के खुशी जाहिर नहीं करनी है। तो हमें क्या रखना है, बिल्कुल मध्यम मार्ग अपनाना है। देखिए, आप सुने होंगे गौतम बुद्ध जी को। किनको? गौतम बुद्ध जी को। उनका सारा फोकस इसी पे होता था कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। मध्यम मार्ग ऐसा होता है कि वो ना तो बहुत अच्छा होता है और ना ही बहुत बेकार होता है। तो इसीलिए हमेशा मीडियम अवस्था में हमें रहना चाहिए। आप एक बहुत ही फेमस लाइन सुने होंगे, किनका? अकबर का। अकबर के बारे में आपने सुना होगा कि एक बार वो बहुत परेशान थे, तो वो बीरबल से बोलते हैं कि आप हमें कुछ ऐसा सोल्यूशन बताइए कि मैं हर एक परिस्थिति में कीप काम रह सकूं। तो बीरबल ने एक लाइन लिखा उनके आगे और बोले कि जब भी आप परेशान होइएगा या फिर जब भी आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाइएगा तो ये लाइन एक बार ज़रूर पढ़िएगा। तो वो लाइन क्या था? वो लाइन था, ये वक्त गुजर जाएगा। तो सोचिए, ये लाइन पढ़ने के बाद आपको क्या फील होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा खुशी हो, बहुत ज़्यादा, और आप उस खुशी से पागल हो जा रहे हो, तो फिर आप ये लाइन पढ़ोगे, ये वक्त गुजर जाएगा, तो आप एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आप कीप काम हो जाओगे कि ठीक है भाई, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी वक्त ऐसा है कि गुजर जाएगा। और अगर आप बहुत परेशान हो तो भी ये लाइन पढ़ोगे तो आपको फील होगा कि कोई बात नहीं, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये वक्त गुजर जाएगा और एक अच्छा समय आएगा हमारा भी। तो ये अच्छा लाइन इतना है कि आपको भी ये लाइन अपने जीवन में फॉलो करना चाहिए और हमेशा खुश और मस्त रहना चाहिए बिना किसी टेंशन के। ओके, बट मीडियम, मध्यम। ओके, तो चलिए चलते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न पे। आज का प्रश्न क्या है? हाल ही में भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप का आयोजन करेगा? तो किसकी बात हो रही है? विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की। तो बताना है कि भारत में इसका आयोजन कहाँ पे होगा। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे होगा ये? मुंबई में होगा। कहाँ पे होगा? मुंबई में होगा। देखिए दोस्तों, ये बात हो रहा है विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप। ये पिकल बॉल होता क्या है? जो भारत में पहली बार हो रहा है। कितनी बार? पहली बार है ये, इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो रहा है। इससे पहले दोस्तों ये वियतनाम, कहाँ पे? वियतनाम और बाली में आयोजित हुआ है। क्या? पिकल बॉल। अब ये भारत में पहली बार होने जा रहा है मुंबई में। ये पिकल बॉल होता क्या है? शायद आप पहली बार सुने होंगे ये। दोस्तों, ये एक ऐसा गेम है जिसमें टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस को मिला करके बनाया गया है। तो ये गेम इन सभी गेमों का मिश्रण है, पिकल बॉल, जिसका आयोजन इस बार कहाँ पे होगा? मुंबई में होगा। इसका आयोजन किया जाएगा 12 नवंबर से 17 नवंबर तक। तो मुंबई में होने वाला है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए कि इसका आयोजन भारत में कौन करवा रहा है।
तो वो करवा रहा है अखिल भारतीय पिकल बाल संघ। कौन? अखिल भारतीय पिकल बाल संघ, जिसको हम लोग बोलते हैं AIPA, अखिल भारतीय पिकल बाल संघ। तो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी हमारे एग्जाम में पूछ सकता है, क्योंकि भारत में ये पहली बार हो रहा है। तो ये स्थापित किया गया था सन 2008 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में है। इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष हैं अरविंद प्रभु जी। कौन है? अरविंद प्रभु जी। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। तो विश्व पिकल बाल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है मुंबई में। देखिए ये जो खेल है पिकल बाल, भारत में पहली बार किसके द्वारा लाया गया था ये भी हमारे एग्जाम में पूछ सकता है। तो ये जो पिकल बाल है ये हमारे देश में सबसे पहली बार सन 2007 में लाया गया था। किसके द्वारा? तो वो सुनील, ये नाम इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, सुनील वाला वलकर जी के द्वारा, वाला वलकर जी के द्वारा सन 2007 में लाया गया था भारत में। और उसके बाद से ही तब 2008 में स्थापित किया गया अखिल भारतीय पिकल बाल संघ। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों? किस मंत्रालय ने युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा पोर्टल? युवा संगम पोर्टल। तो बताना है कि कौन सा मंत्रालय लॉन्च किया है। सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, तो किसने किया है? बी, शिक्षा मंत्रालय ने। किसने? शिक्षा मंत्रालय ने किया है। देखिए ये कैसा है, इसका काम क्या है, ये भी यहाँ पे आप देख लीजिए। ये जो युवा संगम पोर्टल है ये एक भारत और श्रेष्ठ भारत के तहत इसका शुरुआत किया गया है। ये दोस्तों पाँचवा संस्करण है, ये 5वां है। ये लॉन्च क्यों किया गया है? ये दोस्तों 18 से 30 वर्ष के जो भी युवा है उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना यहाँ पे ज़रूरी है। मतलब बहुत ज़रूरी नहीं है, आप अगर चाहो तो कर सकते हो, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट आप करोगे तो आपको ही फ़ायदा होगा। यहाँ पे होगा क्या, इसका उद्देश्य क्या है कि जितने भी राज्य हैं पूरे भारत में, राज्य हुए या फिर यूटी हुए, यूनियन टेरिटरी, उनके जो युवा हैं उनके बीच में संबंध को मजबूत करना है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना पंजीकरण कर देना है और आप दूसरे युवा के बारे में अच्छे से यहाँ पे जान पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है? युवा संगम पोर्टल। तो ये युवाओं को संगम मिलाने का कार्य करेगा, जो कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत। तो ध्यान रखना है, शिक्षा मंत्रालय ने शुरू किया है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? फुट रोग का प्रेरक एजेंट क्या है? तो यहाँ पे बात हो रही है फुट रोग की। तो आपको बताना है कि इसका प्रेरक एजेंट क्या है, किसके द्वारा ये फैलता है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, किसके द्वारा फैलता है ये? ए, बैक्टीरिया के द्वारा। इस बैक्टीरिया का एक नाम भी है, आपको वो नाम पता होना चाहिए अगर आपको बाकी बच्चों से थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो इसका नाम क्या है इस बैक्टीरिया का? तो वो है डाइचेलो बैक्टर नोडोसस। तो इतना लंबा नाम अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो ऐसे लंबे जो नाम होते हैं उनका या तो आप स्टार्टिंग का एक वर्ड याद कर लो या तो लास्ट वाला एक वर्ड याद कर लो। तो ये भी इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है याद करने का कि हमें ऐसे याद करना चाहिए बड़े बड़े नामों को। तो या तो डाइचेलो याद रखो या तो नोडोसस। ये दोस्तों न्यूज़ में क्यों है? यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, बट ये यहाँ पे करंट अफेयर में क्यों है? क्योंकि ये भी चर्चा में है, न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश राज्य है, कौन सा? हिमाचल प्रदेश, वहाँ के जो भी गद्दी चरवाहे हैं, कौन चरवाहे? गद्दी चरवाहे हैं, जो उनके जो भेड़ और बकरियां हैं उनमें ये रोग फैल रहा है बिल्कुल तेज़ी से, और इसकी वजह से वहाँ पे जो जानवर है उनमें लंगड़ापन का लक्षण आ रहा है। तो ये रोग जब होता है तो लंगड़ापन का लक्षण आता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में जो गद्दी चरवाहे हैं उनके भेड़ और बकरियों में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इसीलिए न्यूज़ में है, इम्पॉर्टेंट है, हमें पता होना ही चाहिए। दोस्तों ये जो फुट रोग का जो बैक्टीरिया है ये मैक्सिमम जब गीला मौसम होता है, यानी कि एक तरह से समझ लीजिए कि बरसात का जब मौसम होता है तो उसमें ये तेज़ी से फैलता है। कौन सा? फुट रोग, जो कि मध्य प्रदेश में अभी चर्चा में है। तो इसलिए न्यूज़ में यहाँ पे बना हुआ है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? किस केंद्र शासित प्रदेश में हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ है?
किसकी बात हो रही है? हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का शुभारंभ। तो बताना है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे ये शुरू हुआ है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे शुरू हुआ है ये शुरू हुआ है सी, दिल्ली में। कहाँ पे शुरू हुआ है? दिल्ली में। ये शुरू हुआ 10 अक्टूबर को और कब तक चलेगा ये चलेगा 31 दिसंबर तक, यानी कि ये टोटल मोटी मोटा 80 दिनों तक चलेगा। हेरिटेज वॉक फेस्टिवल, इसका उद्घाटन या फिर शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है, ये भी आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो ऑप्शन में आपके मोदी जी दिया रहेगा, अमित शाह दिया रहेगा, राजनाथ सिंह दिया रहेगा। तो हो सकता है कि आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ, बट इसके जो मतलब उद्घाटन करने वाले हैं वो हैं दिल्ली के पर्यटन मंत्री, जिनका नाम है सौरभ भारद्वाज। क्या नाम है? सौरभ भारद्वाज। इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। ये दिल्ली के पर्यटन मंत्री हैं, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। यहाँ पे बात हो रहा है हेरिटेज वॉक फेस्टिवल का। इसमें दोस्तों दिल्ली के जितने भी कम से कम 100 जो ऐतिहासिक जगह है वहाँ पे घूम घूम कर लोगों को उसके बारे में अवेयर किया जाएगा। दिल्ली की सैकड़ों सालों पुरानी जो इतिहास है उसके बारे में लोगों को रूबरू कराया जाएगा इस फेस्टिवल के तहत। आपको पता ही होगा कि दिल्ली में कौन कौन से फेमस हेरिटेज है। कुछ आपको यहाँ पे नाम बता दे रहा हूँ। लाल किला वहाँ पे है, हुमायूं का जो मकबरा है वो वहाँ पे है, कुतुब मीनार है, इंडिया गेट है, हौज खास है और जंतर मंतर है वहाँ पे, जामा मस्जिद है, लोधी गार्डन है और अलाई मीनार है। तो ये फेमस ये वहाँ पे हेरिटेज है जो हमने बताया है आपको। तो ये सब कहाँ पे है? दिल्ली में है। तो इसलिए अभी न्यूज़ में है तो हमें पता होना चाहिए कि हेरिटेज वॉक फेस्टिवल कहाँ पे शुरू हुआ है? दिल्ली में हुआ है। उद्घाटन किए हैं दिल्ली के पर्यटन मंत्री सौरभ भारद्वाज जी। ओके, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है? किस राज्य के डाक परिमंडल ने रतन टाटा के सम्मान में विशेष कवर जारी किया है? तो बात हो रही है किस राज्य के डाक परिमंडल ने रतन टाटा के सम्मान में विशेष कवर जारी किया है, ये हमें बताना है। तो सामने हमारे ऑप्शन दोस्तों, किस राज्य ने किया है? सी, बिहार के डाक परिमंडल ने। इन्होंने इनके रतन टाटा जी के उद्योग व परोपकार के क्षेत्र में जो इनका योगदान है उसके लिए ये विशेष कवर जारी किए हैं। तो बात हो रहा है रतन टाटा जी के बारे में। इनका हाल ही में निधन हुआ है, अभी हमारे बीच में नहीं है। इनका जन्म हुआ था सन 1937 में मुंबई में। और इनका परोपकार का जो भावना था आप इससे समझ सकते हैं कि इन्होंने सन 2008 में डिसाइड किया कि हमारी कंपनी टाटा एक ऐसी कार बनाएगी जो आम जनता जो बाइक पे बरसात में बरसात झेलती है और धूप में धूप सहती है, उन्हें हम एक बंद गाड़ी उसको प्रोवाइड कराएंगे बाइक के रेंज के आसपास में ही। तो सन 2008 में इन्होंने नैनो कार लॉन्च किया जिसका प्राइस था 1,00,000 रुपये। तो ये जो कार जब मार्केट में आई तो लोगों के बीच में ये अफवाह फैलना शुरू हो गया कि ये ऐसी कार है जिसमें टेम्पू का यानी कि ऑटो का इंजन लगा हुआ है और इस गाड़ी में कभी भी आग पकड़ सकती है। और साथ ही साथ लोगों के बीच में ये फैलने लगा बात कि जब हम इसमें बैठ के सफ़र करेंगे तो हमें बहुत ही इंसल्ट फील होगा कि हम मात्र 1,00,000 की कार में घूम रहे हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम अच्छी कार ले पाएँ। तो ये 2-3 वजहों से ये कार मार्केट में उतनी अच्छी नहीं चली जिस विजन से रतन टाटा जी ने इसको लॉन्च किया था। तो ये सोचिए इनकी सोच क्या थी, इस सोच को हमें सैल्यूट करना चाहिए। और फिर आगे चल करके फिर सन 2008 में ही इनके ताज होटल जो कि मुंबई में है वहाँ पे आतंकी घुस जाते हैं और वहाँ पे लोगों को मारते हैं। तो रतन टाटा जी का क्या स्टेटमेंट आता है वो आपको जानना चाहिए, जो आपको सुन करके फील होगा कि ये कैसे आदमी थे। इन्होंने डिसाइड किया टाटा जी ने कि अगर हमारे पूरे ताज होटल को बम से उड़ाना पड़े तो आप उड़ा दीजिए। सरकार को इन्होंने आदेश दे दिया, बट उसमें जितने भी आतंकी हैं उसमें से एक भी आतंकी जिंदा नहीं बचने चाहिए। मैं अपनी ताज की पूरी संपत्ति देने को तैयार हूँ, आप उसको ब्लास्ट कर दीजिए पूरे होटल को, लेकिन सारे आतंकी मारे जाने चाहिए। तो सोचिए कितने मतलब परोपकारी इनका दिल था, कितना इनका डिसीजन तगड़ा था। हाँ, और एक चीज़ और आपके इनके
एक डिसीजन से आपको सोचना चाहिए कि इनका माइंडसेट कैसा है। ये कहते थे कि मैं कोई भी सही डिसीजन नहीं लेता हूँ, मैं डिसीजन पहले ले लेता हूँ और उसको सही साबित कर देता हूँ। तो सोचिए इनका माइंडसेट कितना अच्छा था। तो इसीलिए ये हमारे देश के बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे, रतन टाटा जी, जो अब हमारे बीच में नहीं है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार इनकी आत्मा की शांति के लिए ज़रूर प्रेयर करिएगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, राफेल नडाल टेनिस स्कूल भारत में कहाँ स्थापित किया गया है। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में राफेल नडाल जी ने टेनिस से रिटायरमेंट ले लिया है। तो उनके बारे में जो भी चीज़ न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमें कवर करना चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि ये जो स्कूल है इसकी स्थापना बहुत पहले हुई है, लगभग 10-12 साल पहले हुई है, बट ये पर्सनालिटी न्यूज़ में है तो हमारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। इसे ही बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। जो न्यूज़ में है वो तो हमें जानना ही है और उससे संबंधित जो भी स्टैटिक बैकग्राउंड में नॉलेज है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो आपको बताना है कि राफेल नडाल टेनिस स्कूल भारत में कहाँ स्थापित किया गया है। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पे किया गया है, ये किया गया है डी, आंध्र प्रदेश में। और सोचिए कब किया गया था, ये सन 2012 में किया गया था। तो इसी वजह से ये एक हो गया स्टैटिक क्वेश्चन, बट ये पर्सनालिटी न्यूज में है तो हमें ये पता होना चाहिए। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला है, वहाँ पे स्थापित किया गया है राफेल नडाल टेनिस स्कूल। उस समय ये नडाल जी आए थे भारत की यात्रा पे, तो इनके द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। ये दोस्तों कहाँ के खिलाड़ी हैं, राफेल नडाल जी ये हैं स्पेन के खिलाड़ी। इनके बारे में सबसे फेमस न्यूज़ ये भी है, हमारे एग्जाम में ये भी प्रश्न बन के आ सकता है कि इनके द्वारा कितनी बार ग्रैंड स्लैम जीता गया था। तो इनके द्वारा 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता गया है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन के आ सकता है कि कितनी बार जीते हैं, 20 बार, 21 बार, 22 बार, 24 बार। तो ध्यान रखना है 22 बार जीते इन्होंने ग्रैंड स्लैम, और ये 38 साल की एज में रिटायरमेंट ले लिए हैं टेनिस से। ओके, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में कहाँ एक विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे। तो सामने आपके ऑप्शन दोस्तों, कहाँ पर करेंगे, ये यूपी में, ये किए हैं बी, वाराणसी में। वाराणसी में ये बन रहा है, इसका उद्घाटन किया जाएगा अब। तो किसके द्वारा किया जाएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये जो मोदी जी हैं, आपको पता होगा कि इनका संसदीय क्षेत्र कहाँ पे है, तो वो वाराणसी में ही है। तो ये इनका क्या है, संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पे स्टेडियम बनाया जा रहा है। ये स्टेडियम दोस्तों क्रिकेट के लिए है। किसके लिए है, क्रिकेट के लिए है और विश्व स्तरीय है। ये जो स्टेडियम है इसका नाम क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम। तो ये पर्सनालिटी डॉक्टर संपूर्णानंद, ये कौन है, ये हमारे सीएम है दूसरे नंबर के। कहाँ के, यूपी के, यानी कि यूपी के ये दूसरे सीएम थे, दूसरे मुख्यमंत्री थे संपूर्णानंद जी। तो इन्हीं के नाम पे ये स्टेडियम का नाम रखा गया है। जो कि दोस्तों ये जो स्टेडियम है ये विश्व स्तरीय स्टेडियम है। ये बना है 15 एकड़ में और इसको बनाने में लागत आई है 200 करोड़ रुपए की, जो कि कहाँ पे है, वाराणसी में है। ये जो स्टेडियम है दोस्तों ये शिव शंकर जी को, यानी कि शंकर जी को समर्पित है। कैसे, क्योंकि ये जो स्टेडियम है इसमें जो पवेलियन है, पवेलियन मतलब जहाँ पे प्लेयर जा करके बैठते हैं उसको लॉन्ज भी कहते हैं। तो वो डमरू के आकार में बनाया गया है लॉन्ज, जहाँ पे पवेलियन होता है। और जो इसमें लाइटें हैं, लाइट स्टेडियम के बाहर जो लाइट होता है ना, जो फोकस डालता है, वो जो लाइट बना है वो त्रिशूल के मॉडल में बनाया गया है, जो कि शंकर जी के त्रिशूल पे आधारित है। तो ये फुल्ली डिपेंड है किस पे, शंकर जी की थीम पे। कहाँ पे बना है, वाराणसी में बना है। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है दोस्तों, हाल ही में नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है। नोबेल समिति के अध्यक्ष कौन है, इसे बोलते हैं दोस्तों स्मार्ट स्टडी। बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला, साहित्य में, भौतिकी में, रसायन में, बट कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है कि जो समिति डिसाइड कर रही है उसके अध्यक्ष कौन है। तो ये भी हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, बट हमारे चैनल पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं जो आपको एग्जाम में श्योर शॉट आने ही वाले हैं। तो कौन है इस समिति के अध्यक्ष, तो वो है
जोरगेन वाटने फ्राइंडनेस ने। देखिए यहाँ पे लंबा नाम है इनका, तो हमने क्या बताया था, स्टार्टिंग में जो है वो याद करिए और लास्ट में जो है वो याद करिए। और इसमें से जो सबसे आसान है वो है फ्राइंडनेस, तो आप बस यही ध्यान रखिए। ये है नोबेल समिति के अध्यक्ष। ये जो नोबेल प्राइज़ है इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये भी हमारे एग्जाम में पूछता है। तो ये शुरू हुआ था 1901 में। ये किस देश के द्वारा दिया जाता है, स्वीडन के द्वारा। क्यों, क्योंकि स्वीडन के ये वैज्ञानिक थे नोबेल जी। तो इन्होंने डिसाइड किया था कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी जितनी भी संपत्ति है उसमें के जो कुछ हिस्सा होगा वो एक इनाम के रूप में लोगों को दिया जाएगा। तो सन 1901 से ये इनाम देना शुरू किया गया। किस क्षेत्र में, ये इन्होंने डिसाइड किया था कि मानव जाति की भलाई के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछ देता है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 5, 6, 7, 8। तो कितने क्षेत्रों में, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा है, एक है भौतिकी और दूसरा है रसायन, तीसरा है चिकित्सा, चौथा है शांति, 1, 2, 3, 4, पाँचवा है अर्थशास्त्र, साहित्य। तो ये 6 क्षेत्र है जिसमें क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है कि कितने क्षेत्र में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है 1901 से स्वीडन के द्वारा। ओके, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला क्या है, हाल ही में डिजी लॉकर ने निर्बाध पहुंच के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो बात हो रही है डिजी लॉकर के बारे में कि ये किसके साथ साझेदारी किया है, तो बताना है आपको। सामने यहाँ पे ऑप्शन दोस्तों किसके साथ हुआ है, डी, उमंग ऐप के साथ। ये डिजी लॉकर है क्या, डिजी लॉकर ये है क्या दोस्तों, ये शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी आम नागरिक है उनके जो भी दस्तावेज है, जो भी डॉक्यूमेंट है वो सब इसमें डिजिटल रूप में रखे जाएंगे। भारत सरकार की ये व्यवस्था है डिजी लॉकर। इसकी शुरुआत हुई थी 1 जुलाई सन 2015 से शुरू हुआ है डिजी लॉकर। इसमें आपको क्या करना है, अपने जितना भी डॉक्यूमेंट है पूरा, आइडेंटिटी कार्ड, मार्कशीट, वो सब आप इसमें रख पाओगे। और अगर आपको कहीं भी दिखाना होगा तो अगर ये आप ये दिखा दोगे तो इसका समझ लीजिए कि इतना वैल्यू है कि इसको दिखाने के बाद आपको समझ जाओ कि आप अपना रियल मूल दस्तावेज दिखा रहे हो। तो ये इसका इतना वैल्यू है। आपको भी अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है वो जा करके डिजी लॉकर में अपलोड कर देना चाहिए। सरकार की वेबसाइट है इसलिए कोई भी इशू यहाँ पे नहीं होगा। तो बात हो रही है डिजी लॉकर की जो शुरू किया गया था 1 जुलाई 2015 को। और यहाँ पे बात हो रहा है उमंग ऐप, इसके साथ हुई है साझेदारी। तो ये कैसा ऐप है, ये दोस्तों जो ऐप है उमंग ऐप, ये शुरू किया गया था जो भी केंद्र और राज्य के बीच में जो सेवाएं होती हैं उनको प्रोवाइड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था, एक प्लेटफॉर्म। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है उमंग ऐप। यहाँ पे आपको केंद्र और राज्य के सभी सेवाएं एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाते हैं। ये बहुभाषी भी है, यहाँ पे कई भाषाएं आप आराम से अपने भाषा में यूज कर सकते हो उमंग ऐप को। तो इन दोनों को मिलाया गया है कि आसानी से आप कोई भी पासपोर्ट बनवाना चाहो, आयकर से रिलेटेड कोई काम करना चाहो, पेंशन से रिलेटेड कोई बात हो या फिर पुलिस शिकायत हो, इवन गैस बुकिंग भी आप इसके द्वारा कर सकते हो। तो उमंग ऐप इतना इम्पोर्टेंट है, आपके लाइफ में पता होना ही चाहिए। इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी उमंग ऐप की, ये हुआ था नवंबर में, किस सन में, 2017 में शुरू हुआ था। और डिजी लॉकर 2015 में। तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, भले ही पुरानी है, चर्चा में है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये कब लॉन्च हुई थी, कब शुरू हुई थी। ओके, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो से आपकी थोड़ी सी भी जानकारी बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अच्छा या बुरा जैसा भी आपको देखने में फील हुआ हो वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। हम देखेंगे, आपको रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।